and welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेल बायोलॉजी होता क्या है. और सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं. इट इज सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी. तो ये साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी क्या होता है. सो साइटो का मीनिंग इन ग्रीक में साइटो का मीनिंग होता है हॉलो वेसल. ठीक है, साइटो का मतलब होता है हॉलो वेसल और सेल. और उसी तरीके से लॉजी का मतलब इन ग्रीक होता है टू डिस्कोर्स. अब यहाँ पे डिस्कोर्स यानी कि क्या. डिस्कोर्स यानी कि एक कोई भी कंसेप्ट अब अगर हम डीप में स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्कोर्स. तो यानी कि इन ग्रीक काइटो का या फिर जो साइटो है, साइटो का मतलब होता है हॉलो वेसल और सेल. एंड लॉजी का मतलब होता है टू डिस्कोर्स यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है तो उसे हम कहते हैं डिस्कोर्स. सो साइटोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ सेल. अगर हम किसी सेल की ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को और उसी के साथ साथ सेल के जेनेटिक्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये सब कुछ स्टडी किसके अंडर आती है. तो वो सेल बायोलॉजी के अंडर आती है या फिर साइटोलॉजी के अंडर आती है. सो अब यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं हम. थोड़ी सेल थ्योरी जानने से पहले थोड़ी हिस्ट्री ऑफ सेल कि क्या है हिस्ट्री ऑफ सेल. सो सबसे पहले जो सेल टर्म कॉइन किया गया था, दैट टर्म वाज कॉइन बाय रॉबर्ट हुक. सेल जो टर्म थी वो किसने कॉइन की थी. तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने सेल जो एक टर्म है वो उन्होंने कॉइन की थी. तो उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने डेड सेल्स को भी ऑब्जर्व किया था. उन्होंने क्या किया था, एक ड्राइड कॉर्क लिया ठीक है, ड्राइड कॉर्क लिया किसी एक प्लांट का और उसके थीन स्लाइसेस की. और इन थीन स्लाइसेस को उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया. और ये माइक्रोस्कोप उन्होंने ही बनाया था. तो उन्होंने क्या किया, डेड कॉर्क को उस डेड कॉर्क के थीन स्लाइसेस किए और इन थीन स्लाइसेस को उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया. जब उन्होंने ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो उन्हें कंपार्टमेंट्स दिखे. और इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बाद में ये जो कंपार्टमेंट्स उनको दिखे, इनका ये जो कंपार्टमेंट्स थे वो क्या थे, सेल ही थे. लेकिन ये सेल कैसे थे, तो ये डेड सेल्स थे. ये लाइव सेल्स नहीं थे, ये डेड सेल्स थे. तो रॉबर्ट हुक ने सेल ये टर्म कॉइन भी की थी. उसी के साथ साथ उन्होंने डेड सेल्स को भी उन्होंने देखा था. किस में देखा था, तो ड्राइड कॉर्क के उन्होंने थीन स्लाइस किए थे. ड्राइड कॉर्क उन्होंने कहाँ से लिया था, तो एक प्लांट से लिया था. इन ड्राई कॉर्क के उन्होंने थीन स्लाइस बनाए थे और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया. जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें कंपार्टमेंट्स दिखे. तो वो इन कंपार्टमेंट्स क्या थे, तो ये कंपार्टमेंट सेल थे. लेकिन ये सेल कैसे थे, तो डेड सेल्स थे. अब लाइव सेल किसने बताया था, तो लाइव सेल्स वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय. लाइव सेल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो एंटोन वैन लेवेनहुक. ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव सेल ऑब्जर्व किए थे. ठीक है, इन्होंने लाइव सेल ऑब्जर्व किए थे. उसी के साथ साथ ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, इन्होंने फर्स्ट टाइम मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स को भी देखा था. उसी के साथ साथ जो स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमन डॉग्स, इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे. तो इन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, लाइव सेल्स को ऑब्जर्व किया. उसी के साथ साथ उन्होंने मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स को भी ऑब्जर्व किया. ठीक है, उसी के साथ साथ उन्होंने किसे ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने स्पर्म सेल को, स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन्स एंड डॉग्स, ये भी उन्होंने फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किए थे, तो एंटोन वैन लेवेनहुक ने ऑब्जर्व किए थे. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेल थ्योरी. अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द सेल थ्योरी. ठीक है, तो जो मेन दो साइंटिस्ट थे, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, दो मेन साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, वो थे फर्स्ट इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट, उनका नाम था मैथिस शील्डेन. ठीक है, इनका नाम था मैथिस शील्डेन,
जो जर्मन के बॉटनिस्ट थे इन 1838, इन्होंने ये प्रपोज किया कि जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट होता है, वो किससे बना होता है, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। तो उन्होंने प्लांट के रिलेटेड बोला था। और उनके ही एक कोवर्कर थे, उनके कोवर्कर ने इन 1839, उनके कोवर्कर का नाम था श्वान, थियोडर श्वान। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। तो 1838 में मैथ्यू शिल्डर ने प्लांट्स के रिलेटेड बताया था कि जो प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। और उसी के साथ साथ उनके जो कोवर्कर थे जर्मन जूलॉजिस्ट, मैथ्यू शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो थियोडर श्वान है वो श्वान जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो श्वान ने 1839 में ये बताया था कि एनिमल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। शिल्डन ने प्लांट के रिलेटेड बताया था और श्वान ने एनिमल के रिलेटेड बताया था कि उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उन्होंने उन दोनों ने मिलकर ये पोस्टुलेट किया कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। सो सेल इज़ नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लाइफ। तो हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेल इज़ नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चरल, हम अपना जो भी स्ट्रक्चर है, कोई भी एनिमल या फिर प्लांट का या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एनिमल के केस में ले लेते हैं। सो जब सेल, ग्रुप ऑफ सेल जब आते हैं साथ में, अगर ग्रुप ऑफ सेल आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जब साथ में टिश्यूज़ आते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जब सारे ऑर्गन एक साथ काम करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जाके क्या बनाती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। ठीक है, दैट्स वाई सेल इज़ नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। अब सेल को फंक्शनल क्यों कहते हैं, वाई सेल इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो सेल में ही हो रही है। तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर जो भी फंक्शंस है वो सारे फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस में हो रहे हैं, तो सेल में ही हो रहे हैं। इसी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक सेल किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन्हें 4 लिम्स होते हैं। अगर हम ह्यूमंस के केस देख ले तो वी हैव 4 लिम्स, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2 लेग्स, 2 हैंड्स है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किस वजह से आया, तो सेल के वजह से आया। दैट्स वाई सेल इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब तक हमने सेल थ्योरी में एक ही कंसेप्ट देखा, एक ही पोस्टुलेट देखा कि सेल जो होता है दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये पोस्टुलेट किसने दिया था, तो 2 साइंटिस्ट ने, एक श्वान जिन्होंने एनिमल्स के रिलेटेड बोला था, और जो शिल्डन थे वो उनने प्लांट्स के रिलेटेड बोला था। अब ये सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया गया, और ये एक्सटेंड किसने किया, तो नए साइंटिस्ट आए, उन नए साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ रिको। इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया, इन्होंने पोस्टुलेट किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो रुडोल्फ रिको ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया, उन्होंने पोस्टुलेट किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला यानी कि क्या, कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल खुद से ही बन नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेल खुद से बन नहीं सकते। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि बॉडी में जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उनमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद नए सेल का फॉर्मेशन होता है। सो ओमनिस सेलुला ई सेलुला यानी कि क्या, सेल अराइजेस फ्रॉम,
ठीक है, कोई भी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो रुडोल्फ रिको ने ये लाइन बोली थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल खुद से ही अराइज नहीं होते, जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स में सेल डिवीजन होता है और इसके वजह से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे पोस्टुलेट्स। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। क्या क्या पोस्टुलेट है मॉडर्न सेल थ्योरी के? तो सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट इज, सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल लिविंग organisms are made up of cells or product of cells, are made up of cell or product of cell, और नहीं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? तो सेल से बने हैं। और सेल जो सिक्रेट करते हैं, जो भी सिक्रेशन सेल करते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट होगा सेल का, उससे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या फिर सेल के जो प्रोडक्ट्स है, सेल के जो सिक्रेशन है, उससे बने होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन सेल। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो सारे के सारे सेल्स में होते हैं। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? दैट कि सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये किसने दिया था? तो रुडोल्फ रिको ने दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। कोई भी सेल अपने से तैयार नहीं होता, जो भी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें सेल डिवीजन होता है और इसी वजह से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। सो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एंड द जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो ये चार मेजर पोस्टुलेट है सेल थ्योरी के। सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। सेकेंड पोस्टुलेट, जितने भी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो किस में होते हैं? सेल में होते हैं। एंड सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फोर्थ पोस्टुलेट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सो ये सारा का सारा ये चार पोस्टुलेट्स है जो सेल थ्योरी के होते हैं। नाउ अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है क्या? तो सेल थ्योरी को कोई एक्सेप्शन है क्या? सो येस, देयर इज़ एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कौन है? तो वायरस, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? एक्सेप्शन। सेल थ्योरी को कोई एक्सेप्शन है तो येस, दैट इज़ वायरस। क्यों वायरस एक्सेप्शन है? अगर कोई नॉर्मल सेल होगी, ठीक है, नॉर्मल सेल के तीन मेजर प्रॉपर्टीज़ होती है। कौन से तीन मेजर प्रॉपर्टीज़? एक तो उनमें सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसी के साथ साथ उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है, जैसे कि ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारा का सारा एक नॉर्मल सेल में होता है। लेकिन वायरसेस में कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। उसी के साथ साथ वो खुद से, ठीक है, खुद से प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी वायरसेस प्रोटीन सिंथेसिस या फिर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर सकता और वायरसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से सेल थ्योरी वायरसेस को लागू नहीं होती। इट इज़ नॉट फॉर वायरसेस, क्योंकि वायरसेस को कोई होस्ट चाहिए। अगर वायरसेस को कोई होस्ट मिला तभी वो रेप्लिकेट कर सकता है, होस्ट के मशीनरी यूज़ करके खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। अगर कोई उसे होस्ट नहीं मिला तो वो एज ए नॉन लिविंग थिंग की तरह, लॉन्ग लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह कहीं पर भी प्रेजेंट होता है।
लेकिन अगर कोई उसे होस्ट मिल गया, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया अगर वायरसेस को, तभी वो रेप्लिकेट कर सकता है। इसी वजह से सेल थ्योरी का मेजर एक्सेप्शन क्या है, तो वायरसेस। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेल थ्योरी। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आने वाले वीडियोज़ में हम सेल साइटोलॉजी या फिर जो सेल ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है CSIR नेट का, वो पूरा का पूरा हम एक एक पार्ट में कवर करते जाएंगे। आज के पार्ट में सिर्फ हमने बेसिक देखा है, सेल थ्योरी देखा है। आने वाले पार्ट्स में हम इन डिटेल जो भी सिलेबस है CSIR नेट का, वैसे वैसे हम आगे एक एक पार्ट में एक एक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।